Hello students, welcome to Mid Benches classes. स्टूडेंट्स वेलकम बैक। जैसे कि मैंने बोला आपको कहा था कि हम रोज़ 2 सब्जेक्ट्स की स्टडीज़ करेंगे। तो मैथ्स 1 का तो सिलेबस मैंने डाला है आज फर्स्ट लेसन का। तो अब हम ग्रेविटेशन लेसन में आते हैं, साइंस 1। सो व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? अब ग्रेविटेशन लेसन में हमें कौन सी पार्ट कवर करनी है? सबसे पहले ग्रेविटेशन, देन सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रिपेटल फोर्स, Kepler's law, Newton's universal law of gravitation, acceleration due to gravitational force of the earth, free fall and escape velocity। ये सब पार्ट इस लेसन में कवर होने वाला है, ठीक है। अभी ये कुछ रिवीजन है। कैन यू रिकॉल व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट? इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप कोई फोर्स लगाते हो तो उसका इफेक्ट्स क्या होगा? समझो आपने एक बॉल को किक किया, किक करने के बाद क्या होगा? वो बॉल मूव होगा ना, वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, पोजीशन चेंज करेगा। या हमने सूखा आटा ही ले लिया, उसमें हमने पानी डाल के उसको गूंदा, तो वो एक डो का फॉर्म हो जाएगा। जब हम उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। मिट्टी ले लो, मिट्टी में अगर आपने पानी डाल के उसको मिक्स किया तो मिट्टी तो पाउडर फॉर्म में था, बट आपने जब इसको मिक्स किया वाटर के साथ तो एक सॉलिड फॉर्म में हो गया और आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो। तो इफेक्ट क्या होता है जब आप कोई भी चीज़ पर फोर्स लगाते हो? या तो उसकी शेप और साइज चेंज हो जाएगी, फाइन, और इट में स्टार्ट मूविंग, लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू किक अ बॉल, जैसे किक करोगे तो वो मूव स्टार्ट कर देगा करना। या आपने साइकिल चला रहे हो और फिर आपने ब्रेक लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो साइकिल चलते थे रुक जाएगा, तो मूविंग स्टॉप हो गया वहाँ। या हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, सब आप काइट्स उड़ा रहे हो, काइट्स कैसे हवा के इससे डायरेक्शन देते तो फोर्स लग रहा है हवा का वहाँ। हमने गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी की स्पीड इंक्रीज़ कर दी तो गाड़ी फास्ट जाएगी, या गाड़ी की स्पीड डिक्रीज़ कर दी तो वो स्लो हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम चीज़ें करेंगे वो होते जाएगा। तो जब भी आप फोर्स लगाते हो तो क्या होता है? या तो वो चीज़ों का शेप चेंज होता है, साइन चेंज होता है, देन डायरेक्शन चेंज होगा, मूवमेंट में आ जाएगा, या तो वो मूवमेंट में या तो वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो दिस आर द एग्जाम्पल व्हाट आर द फोर्स इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। तो मैं इसके आपके पॉइंट्स आपको मैं बाद में लास्ट में एक बार पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। सो नाउ व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर यू फेमिलियर विद? ना लेट डू, हम साथ साथ में लिख भी लेते हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट? शेप्स एंड साइज चेंजेस। जैसे कि मैंने आपको डो का बताया, अगर हम डो को, आटे को, पाउडर फॉर्म में होता है, अगर हम उसको वाटर से बाइंड करते हैं तो वो एक सॉलिड फॉर्म में आता है। हाँ, या तो आप कोई चीज़ को प्रेस करिए, रबर बॉल है या तो उसको अगर प्रेस करते हो तो वो क्या होता है? कंप्रेस होता है, और जैसे आप उसको ओपन करते हो तो वो उसका कंप्रेशन छोड़ देता है। देन इफ़ यू किक अ बॉल इट में स्टार्ट मूविंग, है ना। जब आप बॉल को किक मार रहे हो तो वो चलना स्टार्ट कर देगा। या आप साइकिल राइड करवा रहे हो तो इट्स स्पीड डिक्रीज, जब हम ब्रेक उस पर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? स्पीड डिक्रीज होता है, तो स्टॉप्स मूविंग। और इवन अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड। तो ये है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर यू फेमिलियर विद? तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स पता है, अप्लाइड फोर्स पता है, नॉर्मल फोर्स पता है, टेंशन फोर्स, ये सब जो फोर्स है ये क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, ठीक है। उसके बारे में अभी इसमें हमें पढ़ना नहीं है। अब व्हाट आर यू फेमिलियर विद? वी आर फेमिलियर विद ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स पता है आपको, कोई भी दो सब्सटेंस के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हमने एक तार भी बांधी है, समझो ये तार है, इस पर हमने सॉरी ये दो बार है, इस पर हमने रस्सी बांधी है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? यहाँ से स्ट्रेच कर रहा है। तो ये दोनों के बीच में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। इवन इन एनी टू ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगर आप कोई चीज़ को रब करते हो, लाइक हमने जैसे स्केल रब किया, हाँ, सर पर आपने स्केल रब किया
और आपने कोई पेपर्स को चिपकाया तो क्या होता है, उसको आकर स्टिक कर लेता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें कॉन्टैक्ट आता है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, आप दो चार्ज पार्टिकल्स को मोशन में ला देते हो, फाइन। एंड दूसरा होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, वो फोर्स किसके बीच में होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में, और वो किस में होगा, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में, फाइन। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट दैट। तो यू हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स is a universal force and it acts not only between two objects on the earth but also between any two objects in the universe। तो इसका मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच क्या है, इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स, इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स। ये सिर्फ दो ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं एक्ट करता है, बट सिर्फ अर्थ में दो ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं एक्ट करता है, बट क्या होता है, ये हमारे यूनिवर्स पे जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, हर एक का अपना ग्रेविटेशनल उस पर भी एक्ट करता है। अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बाकी प्लैनेट्स का या बाकी चीज़ों का लाइक मून है, हाँ, इनका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते रहते हैं। दोनों का अपना फोर्स है, इसके लिए वो गिरते नहीं है एक दूसरे के ऊपर, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। So, as we have learned, the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton। ये किन्होंने डिस्कवर किया था, सर इसैक न्यूटन ने। अब उनकी स्टोरी क्या है, एज द स्टोरी गोज, ही डिस्कवर्ड द फोर्स बाय सीइंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री ऑन द ग्राउंड। He wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical. Why do they not fly off in the horizontal direction? सो अभी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब ये कैसे डिस्कवर हुआ। सर इसैक न्यूटन, ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, और वो एप्पल ट्री था। तो एप्पल, सो ही वॉज सिटिंग अंडर अ एप्पल ट्री एंड व्हाट हैपेंड, अचानक से ऊपर से एप्पल नीचे गिर गया। देन ही गॉट अ क्वेश्चन कि कोई भी चीज़ ऊपर से सीधा नीचे ही क्यों गिरती है, ना ही वो राइट में जाती है ना ही लेफ्ट में जाता है, हाँ। See, he wondered why all apples fall vertically downward and not on an angle to a vertical. Why do they not fly off in horizontal? मतलब ऊपर भी नहीं चले जा रहे हैं, horizontal सीधा नीचे vertically क्यों गिर रहा है। तो बहुत after much thought he came to the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself and these attractive force must be directed toward the center of the earth। तो बहुत सोचने के बाद, बहुत विचार करने के बाद उनको ये मालूम पड़ा कि अर्थ जो है उसका अपना अट्रैक्टिंग फोर्स होगा, वो एप्पल को अपने सेंटर पे अट्रैक्ट कर रहा है, हाँ, ओके। द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अ वर्टिकल डायरेक्शन एट द पोजिशन ऑफ द एप्पल एंड थर्स द एप्पल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ एन एप्पल, ओके, ये क्या है, ये जब गिर रहा है ऊपर तो सेंटर ऑफ द अर्थ वर्टिकल में ही गिर रहा है। थर्स द पोजिशन ऑफ द एप्पल, वो हमेशा क्या होगा, ऊपर से नीचे ही जाएगा, ना कि राइट में जाएगा, हॉरिजॉन्टली जाएगा, या हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में जाएगा, या कि ऊपर जाएगा, फाइन। सो on the left shows an apple tree on the earth. The force on an apple on the tree, it's toward the center of the earth। तो जो फोर्स है एप्पल पर ऑन द ट्री, किधर है, वो सेंटर ऑफ द अर्थ पर है। दैट इज अलॉन्ग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द एप्पल। जैसे अगर देखो तो ये पूरा अर्थ को परपेंडिकुलर हो रहा है, ओके। The figure also show the gravitational force between the earth and the moon। अगर हम देखें तो ये फिगर में और एक चीज़ हमें दिख रहा है कि मून और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, ओके। द डिस्टेंस इन द फिगर आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल। Newton thought that if the force of gravitation acts on apple on the tree at different height from the surface of the earth, can it also act on object at even greater, like for example greater heights, much farther away from the earth, like for example the moon। तो उनको एक ख्याल आया न्यूटन को कि जैसे एप्पल को वो अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अर्थ के बाहर जो भी चीज़ें हैं दूर दूर उस पर भी अट्रैक्ट होता होगा, जैसे कि मून है। Can it act on even further objects like other planets and the sun? It was a question for him. So, yes,
येस, इट कैन ऑल्सो एक्ट ऑन अदर प्लैनेट, सन और मून, या जो भी हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, इन पर सब पर अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स या उनका ग्रेविटेशन एक्ट होता है दोनों के बीच में। अगर ये एक्ट नहीं होगा ना, वो ये सब जो चीज़ें हैं ना गिर जाएगी, समझे। अगर मून का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है और अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो व्हाट विल हैपन, ये होता नहीं तो ये दोनों ही कभी के कोलैप्स हो गए होते। फाइन। नो, आपको पूछा गया है व्हाट आर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि लास्ट ईयर आपने पढ़ा है। न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है न्यूटन्स का? न्यूटन्स के कितने लॉ ऑफ मोशन थे? 3 लॉ ऑफ मोशन थे। फाइन, न्यूटन्स का 3 लॉ ऑफ मोशन था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। समझो इसे एक बुक है, ये बुक को जब तक आप मूवमेंट नहीं करोगे ये ऐसे ही रहेगा। जो चीज़ आपको उठाना नहीं है, समझो वो जहाँ पड़ा है वो वहीं पड़ा रहेगा। ओके, the and object continues to remain rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it। मतलब जब तक मैं इसको उठाऊं नहीं तो ये बुक ऐसी की ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? फोर्स एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम टू एक्सलेशन। तो मतलब जो आप अप्लाई करते हो फोर्स को ऑब्जेक्ट पर, वो किसको इक्वल है? मास ऑफ द एक्सलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? F इज़ इक्वल टू एम ए। ये आप आगे भी पढ़ने वाले हो। ओके, M फॉर मास, A फॉर एक्सलेशन। ठीक है। And Newton's third law of motion was every action force has an equal and opposite reaction from which it acts simultaneously। मतलब कभी भी कोई चीज़ पर भी अगर आप एक्शन करोगे उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। अगर आप एक बॉल को दीवार पर फेंक रहे हो, दीवार पर एक रबर बॉल को आप मार रहे हो, तो वो रिवर्स करेगा कि नहीं, आपके पास आएगा कि नहीं? तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको उसका मिलता है। दिस वॉज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने कर लिए। सो ये आप लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ, अगर आपके पास 9 का बुक्स है, अभी आपके पास होगा ही, सबके एग्जाम्स चल ही रहे हैं, सो प्लीज़ गो एंड रिवाइज इट वंस। ओके, नाउ विल कम टू नेक्स्ट पेज। सो इन द नेक्स्ट पेज आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है न्यूटन के ऊपर। So what are the introduction? Great scientist Sir Isaac Newton, 1642 to 1727, was one of the greatest scientists of recent time. Okay, he was the greatest scientist of that time. He was born in England. कहाँ पैदाइश हुई उनकी? इंग्लैंड में। He gave his law of motions, equations of motion and theory of gravity in his book Principia। उन्होंने क्या क्या हमें दिया है? लॉस ऑफ मोशन बताया है, इक्वेशन ऑफ मोशन बताया है, एंड थियरी ऑफ ग्रेविटी इन इस बुक, विच बुक? प्रिंसिपिया। ये बुक में उन्होंने लिखा था। ओके, बिफोर दिस बुक वॉज रिटन केपलर हैड गिवन 3 लॉज डिस्क्राइबिंग प्लानिटरी मोशंस। ये जो बुक लिखा उन्होंने प्रिंसिपिया, ये बुक लिखने से पहले केपलर ने ऑलरेडी प्लानिटरी मोशन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, जो कि हम आगे के पेज में पढ़ने वाले। However, the reason why planets move in the way described by Kepler was not known। अब ये नहीं केपलर्स ने डिस्क्राइब तो किया था प्लानिटरी मोशंस के बारे में, बट प्लैनेट्स के मूव ऑन कैसे होते ये सब इन्होंने उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया था। न्यूटन विथ हिज थियरी ऑफ ग्रेविटी मैथमेटिकल डिराइव केपलर्स लॉ। तो उन्होंने न्यूटन से अपने थियरी के हिसाब से और इसको अच्छे से मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया। ओके, इन एडिशन टू दिस न्यूटन डिड ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन सेवरल एरियाज इंक्लूडिंग लाइट, हीट, साउंड एंड मैथमेटिक्स। इसके साथ साथ न्यूटन ने किस पर वर्क किया था? बहुत सारे अच्छे काम किए थे, लाइट के ऊपर, हीट के ऊपर, साउंड एंड मैथमेटिक्स। ही इन्वेंटेड अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज कॉल्ड कैलकुलस। उन्होंने नया एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन्वेंट किया था, उसको क्या बोलते हैं? कैलकुलस। सो अगर हम लोग कोई सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं, ठीक है, कभी भी कोई सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो उसमें न्यूटन्स के लॉ को कंसिडर किया जाता है। तो जो भी है, कोई भी नई चीज़ इन्वेंट होती है उसमें हर चीज़ में वो डिपेंड करता है लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। ठीक है, सो
देन उन्होंने नया मैथमेटिक्स ब्रांच इन्वेंट किया था, उसको क्या बोला गया, कैलकुलस, एंड हैज़ वाइड रेंजिंग एक्सप्लेनेशन इन फिजिक्स एंड मैथ्स. ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंस्ट्रक्ट अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एंड ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया था. ओके, दिस मच इज क्लियर नाउ. सो we'll go to circular motion and centripetal force. So now अगर एक tie a stone on one end of a string, एक धागा लेना है आपको, उस पर एक कोने पर आपको क्या करना है, एक पत्थर को बांधना है. टेक द अदर एंड इन योर हैंड एंड रोटेट द स्ट्रिंग सो दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कल. तो आपको एक कॉर्नर पकड़ के ऐसे रोटेट करना है कि आपको ऐसा नजर आए कि वो सर्कल मूवमेंट में रन कर रहा है. ठीक है. Are you applying any force on the stone? In which direction is the force acting? How will you stop this force from acting? What will be the effect on the stone? अभी आपको पूछा गया कि आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो और कौन से डायरेक्शन में कर रहे हो और इसको स्टॉप करोगे तो क्या होगा. ओके, सो एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग द स्ट्रिंग वी आर पुलिंग द स्टोन टूवर्ड. अगर आप स्ट्रिंग को घुमा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, स्टोन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो. डैट इज टूवर्ड द सेंटर. आप कहाँ खड़े हो, सेंटर में, और ये जो आपके सेंटर से ही आपको राउंड राउंड घूम रहा है. टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अप्लाइंग अ फोर्स टूवर्ड इट. द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग एज वी रिलीज द स्ट्रिंग. जैसे आप उस धागा को छोड़ोगे, जैसे छोड़ोगे क्या होगा, फोर्स स्टॉप होगा और वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो हो जाएगा. ठीक है. इन दिस केस द स्टोन विल फ्लाई ऑफ अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. अगर आप देखो तो जब छोड़ोगे तो फ्लो क्या होगा, स्टोन ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में पास होगा अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन विच इज़ द टैंजेंट टू द सर्कल. और ये किस जैसा है, टैंजेंट. टैंजेंट क्या करता है, सर्कल के एक पॉइंट पर टच करता है. एट द पोजिशन ऑफ द स्टोन. ओके, व्हेन द स्ट्रिंग इज रिलीज्ड because that is the direction of its velocity, and at that instant of time you may recall that we have performed a similar activity previously in which a 5 rupee coin kept on rotating circular disc flies of the disc along the tangent to the disc. ये पहले भी आप लोगों ने लास्ट किया कि आपने एक कॉइन को सर्कुलर मोशन में घुमा रहे थे और जैसे आपने वो फोर्स छोड़ा तो क्या हुआ, वो कॉइन टैंजेंट के पोजीशन में, एक स्ट्रेट लाइन के पोजीशन में बाहर निकल गया वो मूवमेंट से. सो इसका मतलब क्या होता है, ए फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट. जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल, किस पे, मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल, एंड इट डायरेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल. अगर हम सेंटर से उसको डायरेक्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपेटल फोर्स. क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल. सेंट्रीपेटल मीन्स सेंटर सीकिंग. ओके, यू आर स्टैंडिंग इन सेंटर एंड यू आर अप्लाइंग फोर्स एंड आप उसको स्ट्रिंग को घुमाते जा रहे हो. सो वॉट यू आर डूइंग, you are applying a center force. Okay, that is the object tries to go toward the center of the circle because of this force. ठीक है. Now you know that the moon which is the natural satellite of the earth, अभी आप सबको पता है कि मून जो है हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट से, goes round it in a definite orbit. Okay, उनकी एक सर्किट डेफिनेट ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में ही वो घूमता है. The direction of motion of the moon as well as its speed कॉन्स्टेंटली चेंज डूइंग इट्स मोशन. ओके, और आप देखोगे डायरेक्शन भी और मून का मोशन भी कॉन्स्टेंटली जैसे जैसे वो मूवमेंट करता है चेंज होता है. डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून. तो आपको क्वेश्चन नहीं आता कि इस पर कोई फोर्स एक्ट करता होगा. वॉट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, और इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा. हाउ कुड इट्स मोशन हैव बीन इन नो सच फोर्स एक्टेड ऑन इट. Do the other planets in the solar system revolve around the sun in a similar fashion? Is similar force acting on them? What must be its direction? तो आपको यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए. Yes, similar force is acting on another planet also. एक याद रखो, अगर हमारे अर्थ का या मून का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो मून कब का गायब हो चुका होता. ठीक है, इन पर भी दूसरे प्लैनेट्स का और अपना भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है. ये इसके लिए क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं. इसके लिए वो एक दूसरे के ऊपर गिरते नहीं, रिपल करते हैं. अर्थ इज एक्टिंग, अर्थ अपना ग्रेविटेशन खींचने की कोशिश कर रहा है, मून उसको खींचने की कोशिश कर रहा है. तो क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में टग ऑफ बड़े सा खींच रहे. सो व्हाट विल हैपन, वो गिरेगा नहीं तो अदरवाइज ये कब का हमारा मून गैलेक्सी में गुम गया होता है, लॉस्ट हो गया होता है. ओके, सो ऐसे अदर प्लैनेट्स पे भी होता है. यस,
सिमिलर फोर्स इज एक्टिंग ऑन अदर प्लानट बट फोर्स इज ऑन सन, और ये फोर्स किस पर है, सन पर है, ठीक है। सो हम लोग ये कंप्लीट करके यहाँ स्टॉप करेंगे आज। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन इट इज़ क्लियर दैट फॉर द मून to go around the earth there must be a force which is exerted on the moon, and this force must be exerted by the earth which attracts the moon towards itself. Similarly the sun must be the attracting the planets including the earth towards itself. तो होप मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया हो। ये आप दोनों क्वेश्चंस लिख लेना एंड मार्क दिस डेफिनेशंस। दो डेफिनेशंस आज हमने किए हैं। वन इज़ व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो हाउ न्यूटन गेट इनटू द कंक्लूजन, ये भी आप लोग पढ़ लीजिए। देन सर इसैक न्यूटन के बारे में बताया गया है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए, नया ब्रांच ऑफ मैथ्स किया था, उसको क्या बोलते हैं, कैलकुलस। देन उन्होंने बुक लिखी थी थियरी ग्रेविटी एंड हिज बुक दैट इज प्रिंसिपिया, एंड ही कंस्ट्रक्ट अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये भी हमने किया। देन व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, मार्क दिस, ये भी उसका डेफिनेशन है। सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सिटी। ओके स्टूडेंट्स, till then please do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Hope you have liked what I have taught you. Bye.